हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे एकलव्य एकेडमी परिवार में, जहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी में हम कुछ चीज़ें कर चुके हैं, जैसे कि वर्णमाला टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ ऐसा लग रहा हो कि उसमें मैंने बताई ना हो या आपको समझ में ना आई हो, तो वो चीज़ें आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है शब्द भेद। देखिए, हमने वर्णमाला के अंदर पढ़ा था कि जो वर्णमाला की सबसे छोटी और सार्थक इकाई होती है उसका नाम होता है शब्द। ठीक है, और उस शब्द के बहुत सारे भेद होते हैं, किस किस आधार पर होते हैं और कैसे कैसे हम उन्हें अपने भाषा के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, वो है शब्द। देखिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों से कह रही हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ लाइक कीजिए और चीज़ों को शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है शब्द भेद। शब्द जब हम पढ़ते हैं, देखिए हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण, और वर्ण की छोटी छोटी ध्वनियों को जोड़कर जब एक रूप निर्मित कर दिया जाता है तो वो कहलाता है शब्द। ठीक है, इसमें शब्द भेद के अंदर देखिए जो सबसे पहला हमारा भेद है वो है इतिहास या स्रोत के आधार पर। जब भी कभी ये पूछा जाता है कि इतिहास या स्रोत के आधार पर भेद कितने हो जाते हैं, तो भेद हो जाते हैं जी 5। कितने हो जाते हैं, 5 भेद हो जाते हैं। और 5 भेद कौन कौन से होते हैं, वो हमारे ये 5 भेद हो जाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मैंने यहाँ पर बस आपको एक चार्ट दिखाया है कि किस किस आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो जब भी कभी पूछा जाए कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो ये 3 हो जाते हैं। ठीक है जी, कितने हो जाते हैं, हो जाते हैं 3। और ये कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर जब भी पूछा जाए तो भेद हो जाते हैं 2। कौन कौन से, वो भी नाम मैं आपको अभी बताऊंगी। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद भी कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटी चीज है वो है पहला प्रयोग के आधार। अगर हम इसे सीक्वेंस वाइज ऐसे रखें कि याद करने के पर्पज से, ऐसे नहीं कि एग्जाम में किस तरह से आता है, एग्जाम में तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। बस अगर हम समझने के तरीके से अपने चार्ट या अपने आप जो नोट्स बनाते हो उसे बनाने के तरीके से कि किसके भेद सबसे कम और सबसे छोटे होते हैं, तो देखिए जी सबसे छोटे होते हैं हमारे रचना के। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है यहाँ पर रचना के। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें सबसे पहला भेद कर लीजिएगा रचना के आधार पर, जो रचना या बनावट है। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, रचना या बनावट के आधार पर मैंने कहा कि शब्द के भेद होते हैं कितने, 3 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे 3 भेद में शब्द के भेद। पहला है इसमें हमारा रूढ़ शब्द, समझ में आ गया ना नाम सुनते ही, रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द। और तीसरा होता है रूढ़ यौगिक शब्द। ये छोटे छोटे हैं इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको ये बता रही हूँ, फिर इसके बाद हम अपना सबसे बड़ा वाला भेद करेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला भेद कौन सा है, देखो नंबर से ही पता चल जाता है कि 5 भेद वाला। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि जब पता है कि 5 है ये है तो सीक्वेंस ऐसा क्यों है, आपको समझाने के पर्पज से ये चीजें ऐसे लिखी हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब क्या होता है, कठोर या कठिन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है,
कि अगर यहाँ पर कोई भी शब्द आ रहा है तो उस शब्द को जब हम तोड़ेंगे, उसकी संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर वो शब्द इतना रूढ़, इतना कठिन हो जाता है कि उसका कोई अर्थ बचता ही नहीं है। जैसे हमने शब्द ले लिया घर, घर में हमने इसकी संधि विच्छेद कर दी, घर जमा रे, ठीक है, घर प्लस रे। अब घर का भी कोई मीनिंग नहीं है, खाली घ का तो नहीं है ना, और खाली रे का भी कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो इसका अर्थ बचता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शब्दों की संधि विच्छेद करने के बाद उनके अर्थ को देखा जाता है कि उनका अर्थ क्या बचा। तो जो भी उनका अर्थ बचता है उसी आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द वे शब्द जिन्हें तोड़ने पर उनका कोई अर्थ शेष ना रहे, वो ही क्या होते हैं, हमारे रूढ़ शब्द। एग्जाम्पल के लिए घर, चावल, नदी, कुछ भी ले लो। नेक्स्ट आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यहाँ पर वो शब्द जिन्हें संधि विच्छेद करने के बाद उनका अर्थ शेष रह जाता है। जैसे यहाँ पर हमने शब्द लिखा, शब्द है हमारा विद्यालय, ठीक है, हमने लिखा विद्यालय। अब हमने विद्यालय की संधि विच्छेद की तो इसमें हो गया विद्या प्लस आलय। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है घर, ठीक है। आलय का अर्थ क्या होता है, घर। दोनों शब्दों के अपने अपने अर्थ बचे। ये हो गए हमारे यौगिक शब्द। वे शब्द जो टूटने के बाद भी अपना अर्थ बचा कर रखे वो होते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है रूढ़ यौगिक शब्द। रूढ़ यौगिक शब्द वे शब्द जो टूटने के बाद भी कोई तीसरा अर्थ प्रकट करें, ठीक है। जैसे इसमें आने वाला शब्द है हमारा जलज, तो हमने जलज में इसकी संधि विच्छेद की तो ये आया जल प्लस ज, और जल का अर्थ हो गया जल, ठीक है, जल यानी कि पानी, और जा माने जन्मा। जल से जन्मा है जो, कौन, तो जल से कौन जन्मा है, कमल। तीसरा आंसर क्या आया, कमल। तो वे शब्द जिन्हें टूटने के बाद कोई तीसरा अर्थ बचे वो क्या होते हैं, हमारे रूढ़ यौगिक शब्द, ठीक है। समझ में आया। ये हमारा हो गया रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। एक भेद खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए जी, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कैसे हो जाते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हो जाते हैं जी दो, ठीक है। हमने लिखा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। कौन कौन से, पहला हो जाता है हमारा विकारी और दूसरा हो जाता है अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द में आता है वे शब्द जो लिंग वचन, मैं लिख देती हूँ, वे शब्द जो लिंग वचन काल व क्रिया के आधार पर बदल जाएं, ठीक है। काल व क्रिया के आधार पर जो शब्द बदल जाते हैं वही कहलाते हैं हमारे विकारी शब्द, ठीक है। और विकारी शब्दों में जी कौन कौन से आ जाते हैं हमारे इसके भेद, इसमें आ जाता है संज्ञा, इसमें आ जाता है सर्वनाम, इसमें आ जाता है विशेषण, इसी में आ जाता है क्रिया, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ये आ जाते हैं विकारी के चार भेद। तो वे शब्द जहां लिंग वचन काल व क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है देख लेते हैं। हमने कहा जी कि राम विद्यालय जाता है, ठीक है, राम विद्यालय जाता है। अब हमने यहाँ पर कर्ता में कौन सा लिंग लिया है, पुल्लिंग,
इतना तो समझ में आ रहा है ना कि राम कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। अब हम यहाँ पर राम की जगह पर क्या कर देते हैं, हम राम की जगह पर कर देते हैं जी यहाँ पर सीता कर देते हैं। राम की जगह पर सीता कर दिया तो यहाँ पर हमारी संज्ञा लिंग बदल गया, कर्ता का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया कि सीता विद्यालय जाती है। अगर राम था तो जाता है और सीता थी तो जाती है। लिंग बदला, क्रिया बदली। अभी हम कह रहे हैं जाती है, फिर हम कह देते हैं जाता था या जाती थी, कह सकते हैं ना, बदल सकती है। और राम और सीता की जगह पर हम कर दें बच्चे, यानी कि वचन भी बदल गया। राम एक वचन था, सीता भी एक वचन था, एक वचन थी, और बच्चे क्या हो गए, बहुवचन हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर लिंग भी बदल जाता है, वचन भी बदल जाता है, काल भी बदल जाती है और क्रिया भी बदल जाती है। जहाँ पर ये सारी चीज आ जाती है वही कहलाता है हमारा विकारी शब्द। क्या कहलाता है, विकारी शब्द। ठीक है। अविकारी में क्या आता है, जहाँ पर लिंग, वचन, काल और क्रिया के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। काल व क्रिया के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, वही कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द। ठीक है, परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्दों में जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है, एक मिनट बता रही हूँ, परिवर्तन, गलत हो गया, परिवर्तन जिसमें नहीं होता वो होते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द के अंदर जो इसका भेद आ जाता है उसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। और ये क्रिया विशेषण ही हमारा क्या हो जाता है, यही हो जाता है जी हमारा अव्यय। ठीक है, क्या हो जाता है, ये हमारा अव्यय। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हो जाते हैं, दो भेद हो जाते हैं, विकारी और अविकारी। दूसरा भेद खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर भी हमने शब्द के भेद कितने पढ़े हैं, तो वो भी पढ़े हैं हमने दो। ठीक है, दो कौन कौन से पढ़े हैं जी, एक होता है इसमें सार्थक और एक होता है निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद दो, एक सार्थक और एक हमारा निरर्थक। ठीक है, निरर्थक। अब इसमें सार्थक में कौन से शब्द आ जाते हैं, सार्थक में वो शब्द आते हैं जिसका अपना कोई अर्थ होता है। जैसे इसके अंदर आने वाले शब्द हो जाते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द। तो सारे जितने भी होते हैं ये यहाँ पर आ जाते हैं, पर्यायवाची या फिर विलोम, सबका अपना अपना अर्थ होता है। इसीलिए तो वे शब्द जिसके अपने अर्थ हो वो सबके सब यहाँ आ जाते हैं, एकार्थी या समानार्थी। ठीक है, एकार्थी, समानार्थी, भिन्नार्थी, वो सब कुछ यहाँ आ जाते हैं। और निरर्थक में जैसे कौन से शब्द आ जाते हैं, जैसे हमने कहा कि खाना वाना खाया, तो वे शब्द जो केवल तुकबंदी के लिए प्रयोग कर दिए जाते हैं, शब्दों के पीछे तुक लगाने के लिए, तुकबंदी, लय, धुन, सुर, संगीत, वो चीजों के लिए। ठीक है, खाना वाना, चाय वाय पी के जाना, रोटी वोटी खाई, तो वो अंत में जो केवल तुकबंदी के लिए शब्द लगाए वो सारे आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। हमने तीन आधारों पर भेद पढ़ लिए। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा हमारा भेद है वो कौन सा है, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। और इस इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हमने कितने कहे, 5 भेद होते हैं। और वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो वो 5 भेद में सबसे पहला भेद आ जाता है जी हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, इतिहास व स्रोत के आधार पर पहला भेद तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा
संकर शब्द। ठीक है, ये हमारे इतिहास व स्रोत के आधार पर 5 भेद होते हैं और सबसे बड़ा ये ही भेद होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा सबसे पहला है तत्सम, तो सबसे पहले तत्सम का भेद देख लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं। तो तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। ठीक है जी, तत् प्लस सम। तत् का मीनिंग होता है वे शब्द जो अपने रूप में ऐसे के ऐसे ही रहें। ठीक है, सम अर्थात स्थापित रहें। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा तक आने में अपना रूप नहीं बदलते, वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द जो अपना रूप नहीं बदलते। जैसे हम हिंदी में शब्द पढ़ते हैं, प्रातः पढ़ते हैं ना, अतः, तो ये क्या होते हैं? हमारे तत्सम शब्द होते हैं, जिसे हम संस्कृत में भी ऐसे ही पढ़ते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वही कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। सीधे सीधे कह दें तो संस्कृत के शब्द। अब इसके 2 भेद हो जाते हैं जी। पहला होता है परंपरागत, दूसरा होता है निर्मित। ठीक है, परंपरागत में कौन से होते हैं? परंपरागत में वे शब्द होते हैं जिसका रूप नहीं बदलता या जो अपना रूप नहीं बदलते, वही कहलाते हैं हमारे परंपरागत तत्सम के शब्द, जिसका रूप नहीं बदलता। जैसे अभी मैंने आपको लिखकर बताया कि प्रातः और अतः ये कैसे होते हैं? हमारे परंपरागत, क्योंकि जैसे संस्कृत में आते हैं वैसे ही हिंदी में भी आते हैं। ठीक है, निर्मित में क्या आते हैं? वे शब्द जो अपना रूप बदल देते हैं, वे शब्द जो अपना रूप बदल देते हैं, वही कहलाते हैं हमारे निर्मित तत्सम के शब्द। ठीक है, बदल देते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द हैं ऐसे जो अपना रूप बदल देते हैं? तो वो हमारे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे संस्कृत में हम क्या पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं ना, पुस्तक। और पुस्तक को अगर हमें संस्कृत में ही या हिंदी में बोलना पड़े तो क्या कहेंगे? पुस्तक को हिंदी में किताब कहेंगे? किताब तो नहीं कहते, किताब तो हमारा अरबी फारसी का शब्द होता है। और क्या कहेंगे? पुस्तिका कहेंगे? पुस्तिका भी नहीं कहते, वो संस्कृत का हो गया। पुस्तक, पुस्तिका, पत्रिका, ये सारे संस्कृत के शब्द होते हैं, पर्यायवाची हो जाते हैं ना एक दूसरे के। तो क्या हो जाता है इनका रूप? ठीक है, तो इसके साथ साथ हम एक और पढ़ेंगे इसके साथ में, वो होता है तद्भव। तद्भव में वे शब्द जो किसी भी भाषा से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर या ज़्यादातर कह दो तो संस्कृत के शब्दों का ही रूप बदल कर दिखाया जाता है। तो ऐसे मान लेते हैं कि संस्कृत का बदला हुआ रूप ही तद्भव कहलाता है। तद्भव किसी भी भाषा का परिवर्तित रूप हो सकता है जो हिंदी में यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम भी यहाँ पर वही करेंगे, संस्कृत के शब्दों का बदला हुआ हिंदी रूप पढ़ेंगे कि कौन से शब्द होते हैं और कौन से नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि शब्द है पुस्तक। ठीक है, पुस्तक को हिंदी में क्या कहेंगे? पोथी। क्या कहते हैं? पोथी। अगर आप लोगों ने देखा हो तो गांव में राय भाट आते हैं ना, तो वो राय भाट एक बहुत मोटी पुस्तक लेके आते हैं, किताब लेके आते हैं। किताब भी और क्या कहते हैं? पुस्तिका। ये सब हमारे कौन सी भाषा के? पुस्तिका हो जाता है संस्कृत, और पुस्तक हो जाता है संस्कृत, और हमारी किताब हो जाती है अरबी की। ठीक है, पुस्तक का हिंदी शब्द होता है पोथी। तो वो पोथी लाते हैं, उसमें सबके नाम लिख के ले जाते हैं। तो पुस्तक का हिंदी शब्द क्या हो जाता है? पोथी। नेक्स्ट है आलुक। आलुक का हो जाता है आलू। ऐसे ही शब्द है उपालंब। उपालंब का हिंदी हो जाता है उलाहना। नेक्स्ट है अंगुली। अंगुली का हिंदी रूप हो जाता है अंगूरी। अंगूरी मत कर देना, अंगूरी नहीं है, अंगूरी। नेक्स्ट है चैत्र। जो हमारे हिंदी में जितने भी हम पढ़ते हैं महीनों के नाम,
चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, जितने भी होते हैं वो सबके सब संस्कृत होते हैं और उनका जो हिंदी होता है चैत्र का हो जाता है जी चैत्र, ठीक है। बैशाख का हो जाता है बैसाख, ऐसे ही ज्येष्ठ का हो जाता है जेठ, आषाढ़ का हो जाता है आषाढ़, ठीक है। ऐसे ही शब्द है काष्ठ गृह, देखो ये एग्जाम के अंदर आया हुआ भी है कि काष्ठ गृह का हिंदी रूप क्या होता है, तो वो होता है कट हरा या फिर क्या कह देंगे कट घरा, ये दोनों इसी के होते हैं, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आंसर होगा कट हरा। ऐसे ही शब्द है एला, एला का क्या हो जाता है इलायची, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रक, चित्रक माने हो जाता है चितेरा, ठीक है। और जब आता है हमारा शब्द चित्रकार तो चित्रकार का हो जाता है चितेरा। एक शब्द जो मैं आपको दे रही हूं ये आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, शब्द है गिरह, ठीक है। इसका हिंदी रूप क्या होता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। गिरह शब्द संस्कृत का होता है और इसका हिंदी रूप आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं तत्सम, और परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। तत्सम के दो भेद पूछे जाएं तो परंपरागत और दूसरा हमारा निर्मित हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्र के आधार पर बोले जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे देशज शब्द। और देशज में क्षेत्र के आधार पर देखो जी, वैसे तो हमारे बुक्स के अंदर जो दिए गए हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, बाकी क्षेत्र के आधार पर बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अपनी क्षेत्र की बोली का टच होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो मथुरा की साइड के लोग रहते हैं, पूरब की भाषा बोलते हैं, तोको मोको ऐसे करके बात करते हैं, है ना। जो थोड़े से हमारे पश्चिम के एरिया के भी लोग होंगे उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी खड़ी होती चली जाती है, जैसे मुजफ्फरनगर साइड है, बागपत है, बड़ौत है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज में खड़ापन आ जाता है, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें देशज के अंदर आने वाला शब्द है थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ढिबरी, ढोर, डांगर, ऐसे ही बोल देते हैं बिटोरा, कटोरा, बोलते हैं ना ऐसे ऐसे शब्द। तो ये सारे शब्द कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे देशज शब्द, ठीक है। हमने शब्द भेद के अंदर आज जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने पढ़ा कि शब्द के किस किस चीज़ के आधार पर भेद होते हैं, और सबसे बड़ा भेद जो कि हमारे तत्सम तद्भव देशज और विदेशज का होता है उसके अंदर कितनी चीज़ें और कौन कौन सी होती हैं। इसकी आगे की चीज़ें जो थोड़ी सी ज़्यादा हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका यहाँ पे अभी कंटिन्यू में है, तो जितनी चीज़ें मैंने आज यहाँ पे कराई हैं उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़ के समझना। आगे का आप हमारी नेक्स्ट क्लास में देख लीजिएगा कि उसके अंदर हमने इसके विदेशज शब्दों के अंदर कौन कौन सी भाषा से कौन कौन से शब्दों को लिया है, वो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा हैं तो उन्हें मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। जितना आज कराया है उसका रिवीजन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।